नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, शिक्षक बंधु का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार, टीचर्स फैमिली की बात करेंगे जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस की, बात करेंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर, टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का सिलेक्शन है। 2011 से लेके 2020 तक जो आपके एग्जाम पर पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है, ये टॉप 20 क्वेश्चन है। और टॉप 20 क्वेश्चन की क्लास नंबर साथियों 35 नंबर है। और इसके पिछले क्लासेज भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है। 30 में से दोस्तों 25 प्लस स्कोर लाना सभी का ये सपना होता है, सभी का टारगेट होता है। तो इसके पिछले क्लासेस ज़रूर आप लोग अटेंड करें। आई बटन पे यहाँ पर लिंक मिलेगा, आपको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, टीचर्स फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। तो चलिए तैयार हो जाइए। टॉप 20 क्वेश्चन को कमर कस लीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में फीडबैक के माध्यम से प्रत्येक भाई बहन है, गृहिणी, हर शिक्षक बंधु का कमेंट आना चाहिए। साथियों, पहला प्रश्न है, एक कोश की सूक्ष्म जीव है। साथियों, जो एक कोशिक या एक कोश की जो है सूक्ष्म जीव जो होता है, स्पाइरोगायरा, विषाणु होता है, पैरामीशियम होता है या हाइड्रा होता है। देखिए, जो प्रश्न हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, हमने कहीं ना कहीं बुक में या वीडियोज के माध्यम पर, यूट्यूब पर वीडियो देखा है, फेसबुक पर देखा है। तो एक कोश की सूक्ष्म जीव जब भी हम नाम लेते हैं, पैरामीशियम का नाम आ ही जाता है, क्योंकि इसका आपको ऑलरेडी कनेक्टिविटी एक बनी होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी से इस प्रश्न को पढ़े हुए हैं, इसका उत्तर जानते हैं। तो पैरामीशियम एक कोश की सूक्ष्म जीव होते हैं। एक कोश की वह होता है या वे जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है। एक कोश की जीव वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिकीय जीवों द्वारा होता है, लेकिन उस पर एक कोश की जीव एक कोशिका ही होती है। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा पादप जो है उत्पाद साबुन का विस्थापन है। विस्थापन का संबंध साइंस विज्ञान की भाषा में आप लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके होंगे। रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु या उपरोक्त सभी। मेरे प्यारे मित्र, प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। साथियों, पादप उत्पाद साबुन का जो विस्थापन है वह साथियों है रीठा। जो हम लोग कपड़ों के मैल जो साफ़ होता है वह इसी के कारण होता है। चाहे हमें निरमा पाउडर की बात करें या हम साबुन की बात करते हैं, तो कपड़े का जो साफ़ होना वह इसके कारण है, और ज़्यादा डिटेल से बताएंगे नहीं। और रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए भी किया जाता है। तीसरा प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पर है, बीटी कपास। आपने सुना होगा, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। बीटी कपास क्या है दोस्तों? एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है या एक औषधि पौधा है। मेरे प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी, टॉप 20 में से आपका स्कोर फीडबैक यहाँ पे तय करेगा कि आपकी प्रिपरेशन की तैयारी किस लेवल की है। तो बीटी कपास यहाँ पे एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या हो जाएगा? ट्रांसजेनिक पौधा हो जाएगा। यहाँ पे बीटी हो जाएगा। इस कपास के पौधे में बेसिलस थ्रुजिनसिम जीवाणु की उपस्थित होती है, और इस जीवाणु की उपस्थित कारण पौधे में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, बीमारी संबंधी जरूर एक प्रश्न आएगा, आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझ लेना है। तो दूषित जल पीने से फैलती जो बीमारी है वह एड्स है, टाइफाइड है, एनीमिया है या टिटनेस हो जाएगा। 4 बेहतरीन ऑप्शन हैं, और उसमें से जो ऑप्शन है टाइफाइड की बात करेंगे। टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है। इसे आंत का ज्वर या आंत का बुखार भी कहते हैं। ये रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, जो दूषित जल में पाया जाता है। 5वां प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ये काफ़ी बार आपके सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है, आपके यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, आपके एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। तो द्विबीजपत्री यहाँ पे पौधा की बात करते हैं तो सभी लोग जानते हैं सरसों की बात करेंगे।
अगर राई दे दिया जाए या तेल दिया जाए तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्री जो पौधा होता है वह सरसों हो जाएगा। जैसे सरसों, अरहर, मटर, चना, ये दोनों द्विबीजपत्री, क्योंकि इनके जो दल होते हैं जब यहाँ से निकलता है तो आप देखते होंगे ऐसे दो प्रकार के दल होते हैं इन पौधे पर। जब उगता है तो दो दलों पर उगता है, या इस प्रकार आप लोग देखते होंगे ऐसे दो दल होते हैं पत्ते के। ठीक है, तो जैसे आप अरहर, मटर, चना, इन सरसों, इनके दो दल होते हैं, तो ये दो पत्ती वाले ये पौधे कहला जाते हैं। छठवां प्रश्न दिया गया है, पौधे में जल का अधिग्रहण जो है किसके द्वारा होता है। किसकी बात कर रहे हैं, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पैलिसेड। देखिए आप सभी लोग जानते हैं जाइलम, फ्लोएम, ये नाम आपने पढ़ा भी होगा और काफ़ी चर्चित नाम भी है। साथियों जाइलम की बात करेंगे। देखिए पौधे में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण जाइलम नामक ऊतक से होता है। जैसे हमारे ऊतक होते हैं उस प्रकार पेड़ पर भी एक जाइलम ऊतक होता है, जिसके कारण जो है या जिससे जो है पौधे मिट्टी और जल का अवशोषण का संचरण होता है। किसके अकॉर्डिंग, जाइलम के अकॉर्डिंग। और जाइलम जो होता है मिट्टी से जल, खनिज, लवण को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने वाला जो ऊतक है वह कौन सा है, वह जाइलम है। सातवां प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। स्वस्थ मतलब अस्थियों मतलब मजबूत, हड्डियों के लिए कह सकते हैं स्वस्थ होना, हाथ पैर बेहतरीन, उतने पतले ज़्यादा पतले न होना। ठीक है, एकदम स्वस्थ, जैसे स्वस्थ मनुष्य का वेट कह सकते हैं, स्वस्थ मनुष्य का औसतन वजन, स्वस्थ मनुष्य का औसतन जो शरीर होता है, बॉडी होता है। तो स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक विटामिन, पोटेशियम, विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी या कैल्शियम एवं विटामिन डी। आप लोग देखते होंगे जो ठंड का मौसम है धूप में लेते होंगे और कहते हैं विटामिन डी का स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश माना जाता है। और सभी आपने सुना होगा कि कैल्शियम का, और आपने देखा होगा कैल्शियम लेने से या कैल्शियम की गोली लेने से हड्डियों की मजबूत होता है, या हड्डियों का कमज़ोर होना कैल्शियम की कमी से होता है। ये आपने पढ़ा होगा, नॉर्मल तौर पर हम सभी जानते हैं। तो डी ऑप्शन की बात करेंगे। कैल्शियम एवं विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। काफ़ी बार पूछा जाता है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है या कैल्सीफेरॉल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का हो जाएगा। और ये विटामिन प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों द्वारा ही प्राप्त होती है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। आठवां प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाली जो बीमारी है उसका क्या नाम है। स्कर्वी, थकान महसूस होना, बेरी या रतौंधी। सभी जानते समझते हैं आप लोग, सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं। जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों विटामिन सी की कमी से होने वाली जो बीमारी होती है वह सभी लोग जानते हैं, स्कर्वी की बात करेंगे। और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि यह प्रश्न आ सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, मसूड़ों में सूजन आने लगता है और इस पर जो है आराम जो है जल्दी नहीं मिलता है, या घाव जल्दी नहीं भरते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है या एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह खट्टे फल, नींबू, आंवला आदि में पाया जाता है। ये खट्टे पदार्थ जो भी होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। वायरस जो होता है संक्रमण होने वाला रोग है, टाइफाइड है, कॉलरा, जुकाम, मलेरिया। देखिए आपने पढ़ा होगा वायरस संक्रमण होने वाला रोग। संक्रमण आप लोग देखते होंगे, सर्दी का मौसम है, जब गर्मियों का मौसम होता है तब भी सर्दी तो होती है, लेकिन देखते होंगे अगर घरों में किसी की सर्दी हो गई तो और भी सदस्यों को हो जाती है फैमिली परिवार में, तो वो क्या हो जाता है, जुकाम हो जाएगा। ठीक है, जुकाम या सर्दी वायरस संक्रमण होने वाला यह रोग हो जाएगा। वायरस होने वाला जो संक्रमण है। जबकि बाकी जो ऑप्शन टाइफाइड, कॉलरा जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया, ये दोस्तों जल जनित रोग हैं। ध्यान दीजिएगा, जल जनित रोग कौन कौन से हैं, टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया। या ऐसा प्रश्न आ सकता है कि इनमें से जल जनित रोग नहीं है, टाइफाइड, जुकाम, कॉलरा, मलेरिया। तो आपका जवाब होना चाहिए कौन सा, नहीं, जुकाम नहीं होगा। बाकी टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया ये तीनों क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कीजिए कौन सा है, जल जनित रोग हो जाएंगे। जुकाम जो होता है ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है।
इसके लक्षणों में खांसी, गले की खांस, नाक का स्राव, ज्वर आना, आमतौर पर 1 सप्ताह में यह समाप्त भी हो जाता है। और इसका जो मुख्य विषाणु होता है वह राइनो वायरस होता है। अगला प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी में, नियोलॉजी, इथोलॉजी या मोलॉजी पर किया जाता है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन साथियों इथोलॉजी पर किया जाता है। और इस विषय के अंतर्गत ये बात करें तो नियोलॉजी विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र, अगर प्रश्न आ जाए कि तंत्रिका तंत्र संबंधित रोगों का अध्ययन किस में किया जाता है तो नियोलॉजी पर किया जाता है। आपको जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे, और जीवों का व्यवहार इथोलॉजी हो जाएगा। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, लोहा या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ना तो क्लोरीन का है, ना ही ब्रोमीन का, ना ही लोहा है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो जवाब होना चाहिए वह होना चाहिए आयोडीन। साथियों, समुद्री जो शैवाल होता है, समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख माना जाता है, और इसकी कमी से ग्वाइटर या घेंघा रोग हो जाता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लेमनेरिया या शिवार हैं। यह व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सैक या लाइकेन है, परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है, यह सहजीवी कहलाता है। तो सैक और लाइकेन जो होता है वह दोस्तों आपका सहजीवी कहलाता है। ऐसे जंतु पौधे साथ रहकर दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वे सहजीवी कहे जाते हैं। राइबोसोम, सैक, लाइकेन प्रमुख सहजीवी के हैं। और वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी होती है जो वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों जैसे वृक्ष की पत्तियां, प्राचीन दीवारें, भूतल चट्टान, शिलांग पर उगे हुए पाए जाते हैं। शैवाल बहुरंगी होते हैं। काफ़ी पूछ लिया जा सकता है शैवाल किस रंग का होता है, तो बहुरंगी होता है। हरा, पीला, नीला, गुलाबी होता है तो बहुरंगी होता है। और लाइकेन 2 वनस्पतियों का समूह होता है जिसमें एक शैवाल और एक कवक होता है। अगला प्रश्न है, आलू क्या है? जड़ है, डंठल है, कली है, फल है। देखिए, काफ़ी बार ऑप्शन आपको तना मिलता था, लेकिन नए रूप में अब क्या दिया जाता है? डंठल दे दिया जाता है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो आलू एक डंठल या तना को ही डंठल बोला जाता है। इसका वनस्पति नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। और अन्य तने वाली फसलें हल्दी, अदरक, प्याज होती हैं। फसल के साथ साथ जड़ों से संबंधित जान लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। मूसला जड़ों का रूपांतरण तर्क रूप में मूली होता है, कुंभी रूप में सलनम होता है, और शंकाकार में गाजर होता है। और भूमिगत तनों का जो रूपांतरण होता है रूप और आकार प्रकंद का, हल्दी, अदरक जो होता है वो प्रकंद रूप में होता है, आलू कंद रूप में होता है, प्याज, लहसुन सल्क कंद के रूप में होता है, और जमी कंद के रूप में जो है जमी कंद, और अरबी जो होता है वह घन कंद के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट एक है। ईस्ट एक जीवाणु है, कवक है, शैवाल है, यह बात करेंगे ब्रायोफाइटा है। आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक शर्मान है। कमेंट बॉक्स आपका कमेंट फीडबैक इंतज़ार कर रहा है। साथियों, ईस्ट एक आपका क्या हो जाएगा? एक कवक हो जाएगा। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, यह पूछा जा सकता है ईस्ट जो है में कितनी कोशिका वाला कवक कहलाता है? तो एक कोशिकी वाला कवक कहलाता है जो मृतोपजीवी होता है। सड़े गले मृत पदार्थों की बात करेंगे। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ईस्ट को साधारणतः वेकर ईस्ट कहते हैं। इसका उपयोग मदिरा निर्माण, बेकरी उद्योग में किया जाता है। जैसे ब्रेड वगैरह होता होगा, इसमें उपयोग किया जाता है। ईस्ट चावल के आटे की किण्वन में सहायक होते हैं, और इसमें इडली, डोसा भी बनता है। अगला प्रश्न है, इसके बाद 5 प्रश्न करेंगे क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चन का यह क्लास है आप लोगों का। मंगीफेरा इंडिका जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? केला, अमरूद, आंवला, या इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे जिनको पता होगा आंसर वो यही बोलेंगे सर ऑप्शन है नहीं है। बिल्कुल उसका एक ऑप्शन दे दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपको चूज करना है। तो मंगीफेरा इंडिका सभी लोग जानते हैं। आम की बात करेंगे जो हमारे देश का फलों का राजा कहलाता है।
और किस कुल का पौधा है? तो ये दोस्तों एगाकार्डिक ऐसी कुल का पौधा कहलाता है। यह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में पाया जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय फल है। यह पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट नॉक या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता होगा तो ऑलरेडी आपने सेलेक्ट कर लिया होगा आंसर, और जो राइट आंसर वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा नाम ही नहीं दिया गया है। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? एंटीबायोटिक की खोज जो है 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होने वाली औषधि है जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, या कह सकते हैं कि उनकी वृद्धि को रोक देती है। और आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि का उत्पादन हो रहा है। बात करेंगे साथियों, एंटीबायोटिक की खोज की 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, और पेनिसिलिन को प्रथम प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही खोजी गई थी। 17वां प्रश्न है, बीसीजी का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है? गलफड़े की बात करेंगे, क्षय रोग की बात कर रहे हैं, कुष्ठ रोग की, या टिटनेस की बात करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। साथियों, बीसीजी का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है? सभी लोग जानते हैं बीसीजी का टीका जो होता है साथियों, वह क्षय रोग के संरक्षण के लिए होता है। यह इसका नाम बैसिलस कैलामिटी ग्यूरेन है। इसका टीका क्षय रोग सभी लोग जानते हैं रोकथाम के लिए होता है। और टीबी जो होता है, इस रोग के लिए गाइकोजेक्टेरिक ट्यूबरकुलोसिस नामक जो है जीवाणु उत्तरदायी होता है। और रोग और बचाव की बात करेंगे, टीका रोग बचाव की बात कर रहे हैं, तो टिटनेस जो होता है वह टीपीटी टीका रोकता है। डिप्थीरिया जो होता है वह भी डीपीटी टीका लगता है। काली खांसी में आपका डीपीटी टीका लगता है। और तपेदिक में आपका बीसीजी लगता है। जो तपेदिक होता है उसके लिए टीका जो लगता है बीसीजी का टीका लगता है। और पोलियो का टीका जो है या साफ ओपी में किसका लगता है? साक ओपी, पोलियो का एक पोलियो टीका ही होता है। और टाइफाइड का टीएबी टीका होता है। सबको ध्यान देना है। देखिए, टिटनेस का जो होता है टीपीटी, टी से टिटनेस और टीपीटी टीका लगता है। डी से डिप्थीरिया, डीपीटी टीका लगता है। और काली खांसी को याद रखिएगा, ठीक है, डीपीटी ही टीका खाली खांसी और डिप्थीरिया दोनों को लगता है। और तपेदिक के लिए बीसीजी का लगता है। 2-3 प्रश्न हैं, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मक्खियों के कारण, मच्छरों के कारण, वायरस के कारण, या तिलचट्टे के कारण होता है? तो मस्तिष्क ज्वर की बात करेंगे तो मस्तिष्क ज्वर नामक जो रोग है वह मच्छरों के कारण होता है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में होने वाले सूजन को मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। यह रोग मच्छरों के काटने का एक प्रकार के विषाणु या वायरस द्वारा होता है। विषाणु के शरीर में प्रवेश कर जाने से 4 से 14 दिनों के मध्य इस रोग का लक्षण प्रकट होने लगता है। कीट और उनके द्वारा जो संचारित रोग हैं, मादा एनोफ्लीज जो कीट होता है उनके द्वारा संचारित रोग मलेरिया ज्वर है। और मादा, देखिए दोनों एक आपको लगेगा सेम, एक मादा एनोफ्लीज है जो मलेरिया ज्वर के लिए है, और मादा एडिज एजिटाई जो होता है वह पीत ज्वर के लिए होता है। घरेलू मक्खी के लिए हैजा संचारित रोग करती हैं। पेडिकलस जो होता है टाइफाइड संचारित करता है। टेबनस मक्खी जो होती है सुर्रा रोग को संचारित करती है। मादा क्यूलेक्स जो होता है वह फाइलेरिया को संचारित करता है। और ग्लासिना पाल्सपेलिस जो होता है, जिसे हम सीसी मक्खी कहते हैं, ये निद्रा रोग को संचारित करता है। खटमल जो होता है चागास रोग को संचारित करता है। और बालू मक्खी जो होती है कालाजार को संचारित करती है। तो कालाजार रोग को संचारित करने वाला कीट कौन है? वह है बालू मक्खी। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, आइए देख लेते हैं। 19वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। साथियों, डार्ट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस या क्षय रोग? देखिए, डार्ट्स इसका संबंध किस रोग से है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो डार्ट्स नामक जो बीमारी होती है वह क्षय रोग से ही संबंधित है आपका। डार्ट्स का प्रयोग क्षय रोग के लिए किया जाता है।
डार्ट शब्द का उपयोग प्रत्यक्ष प्रेषित थेरेपी के लिए किया जाता है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO एक मुख्य योजना है उसकी। और डॉट शब्द डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स का एक संक्षेप है। 20वां प्रश्न है, घेंघा नामक रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? कैल्शियम की कमी से, जिंक की कमी से, क्लोरीन की कमी से या इनमें से कोई नहीं। ये आपके लिए हम होमवर्क में दे रहे हैं कि आपको जवाब करना है, या कह सकते हैं मॉक क्वेश्चन के रूप में यह आपका प्रश्न है। आपको फीडबैक करके बताना है कि घेंघा नामक रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है। और आज की क्लास टॉप 20 में से आपका स्कोर क्या है ज़रूर फटाफट कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन रो पर ही है। और साथियों 30 में से अगर 25 प्लस स्कोर करना है तो प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है, और आउट ऑफ 150 में से 120 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है तो प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास इंपॉर्टेंट है। तो साथियों मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।